नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए करंट अफेयर, जिसमें आज हम जनवरी 2022 के लिए में सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में सामाजिक संदर्भ में जो करंट के मुद्दे हैं उनको हम देखेंगे। जिसमें पहला है पदोन्नति में आरक्षण। इसके संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान है उसको हम देखेंगे। इसमें क्या है, अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं जिसका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या है, अनुच्छेद अनुच्छेद 16(4) के अनुसार क्या है कि इसमें इसमें ये कहा गया है कि आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि जो SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए राज्य आरक्षण का प्रावधान कर सकता है 16(4) के तहत। ठीक है। अब 16(4)A में क्या है, 16(4)A में है कि राज्य सरकारें SC ST के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती हैं यदि आरक्षण के दिन सेवा में उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। मतलब इसमें यह है कि सभी पिछड़े नागरिकों के लिए प्रावधान कर सकती हैं, लेकिन किसके लिए कर सकती हैं ये स्पष्ट नहीं था। तो 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया, जिसमें SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है। 16(4) में जो था उसमें कहा गया था कि हाँ प्रावधान कर सकती है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था कि किसके लिए। तो 16(4)A में जो कि 77वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह प्रावधान किया गया कि भाई SC ST के लिए पदोन्नति के मामले में आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है, मतलब राज्य कर सकता है। और 16(4)B में क्या है, 16(4)B में क्या कहा गया, इसे 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है कि एक विशेष वर्ष के रिक्त SC ST कोटे को अगले वर्ष के लिए स्थानांतरित कर सकती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी वर्ष, मान लीजिए इस साल 30 सीटें थी SC ST के लिए रिजर्व, लेकिन 30 सीट फुल नहीं हो पाई, उसमें से 10 सीट खाली बच गई। तो उस 10 सीट को अगले वर्ष जब वो वैकेंसी आएगी उसी चीज़ की, या मतलब सॉरी आरक्षण के संदर्भ में अगले वर्ष उस 10 सीट को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यानी कि अगले वर्ष अगर 30 फिर थी तो वो 40 हो जाएगी अगले वर्ष। ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 16(4) में ये है कि राज्य सरकार अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान पदोन्नति में पदों में आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं। 16(4)A में है कि SC ST के लिए करेंगी। 16(4)B में है कि भाई जो उनका आरक्षण का जो प्रावधान है, अगर पद रिक्त रह जाता है तो अगले वर्ष उसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है। और 16(4)A जो है वो 77वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 16(4)B 81वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 335 के अनुसार राज्य किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्राप्त करने हेतु SC ST के सदस्यों के पक्ष में प्रावधान का निर्माण कर सकता है 82वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसमें क्या है कि जैसे जो कट ऑफ बनती है तो कट ऑफ के संदर्भ में भी छूट प्रदान करने का छूट प्राप्त करने का अधिकार इनको दिया गया है कि इसको SC ST के सदस्यों को, मतलब अगर जैसे सामान्य वर्ग की कट ऑफ 100 जा रही है तो इनकी कट ऑफ में कुछ आरक्षण दिया जाएगा, कुछ कम जाएगी इनकी कट ऑफ। अनुच्छेद 335 के तहत जो 82वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो हमने ये देखा कि पदोन्नति के आरक्षण के संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान है कुल मिला के 16(4) अनुच्छेद 16(4) से संबंधित है और अनुच्छेद 335 से संबंधित है। 16(4) में क्या है कि हाँ भाई आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकता है। 16(4)A में है कि SC ST के लिए कर सकता है। 16(4)B में है कि जो पद रिक्त बचे रह जा रहे हैं, मतलब जो आरक्षण के संदर्भ में जो पद उनके लिए आरक्षित हैं, अगर वो पूरे नहीं भरे जा पा रहे हैं उन्हें अगले साल के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और 335 में ये है कि जो अर्हक अंक प्राप्त, यानी कि जो किसी भी परीक्षा की जो कट ऑफ बनती है उसमें भी इनको छूट प्रदान की जाएगी। 16(4)A 77वां संविधान संशोधन, 16(4)B 81वां और 335 के लिए 82वां संविधान संशोधन किया गया था। अब हम देखते हैं हेट स्पीच क्या है। हेट स्पीच क्या है। भारत के विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट के अनुसार
हम हेट स्पीच की परिभाषा देखेंगे। तो हेट स्पीच के अंतर्गत नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन अधिविन्यास, धार्मिक विश्वास तथा अन्य संदर्भ में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक भावनाओं के खिलाफ की गई टिप्पणी है। क्या है हेट स्पीच? क्या है हेट स्पीच? क्या है? तो भारत के विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट के अनुसार हेट स्पीच के अंतर्गत नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन अधिविन्यास, धार्मिक विश्वास या अन्य संदर्भ में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक भावनाओं के खिलाफ की गई टिप्पणी है। क्या है ये? हेट स्पीच है। ठीक है, अगला टॉपिक है चकमा या हाजोंग समुदाय। क्या? चकमा या हाजोंग समुदाय। मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध चकमाओं की एक बड़ी आबादी निवास करती है, जबकि हिंदू हाजोंग अधिकांशतः मेघालय के गारो हिल्स के आसपास क्षेत्र में रहते हैं। यानी कि जो चकमा हैं और हाजोंग हैं, तो चकमा जो हैं वो बौद्ध हैं, हाजोंग जो हैं वो हिंदू हैं। चकमा प्रायः मिजोरम और त्रिपुरा में रहते हैं और हिंदू हाजोंग जो हैं वो मेघालय के गारो खासी हिल्स के आसपास रहते हैं। ठीक है, मतलब पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी रहते हैं, लेकिन ये इनका मुख्य क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग तत्कालिक पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र से आए हुए प्रवासी हैं। अब इन्होंने प्रवास क्यों किया? तो 1960 के दशक में कर्णफुली नदी पर कपटई बांध से विस्थापित होकर चकमा और हाजोंग समुदाय ने भारत में शरण ली थी। अरुणाचल प्रदेश में इन समुदायों के अधिकांश लोग चांगलांग जिलों में निवास करते हैं। ठीक है, पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि चकमा जो हैं वो बौद्ध हैं, हाजोंग हिंदू हैं। चकमा का मुख्य क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। ये एक तरीके से क्या है कि ये एक तरीके से प्रवासी हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। क्यों वहाँ से प्रवास किया इन्होंने? क्योंकि बांग्लादेश में 1960 के दशक में कर्णफुली नदी पर कपटई बांध के बनने के कारण ये लोग वहाँ से विस्थापित होकर भारत में शरण लेने आए थे। और ये भारत में मुख्य रूप से जो चकमा है, चकमा शरणार्थी जो है वो मिजोरम और त्रिपुरा में मुख्य रूप से रहते हैं, और हाजोंग जो है वो मुख्य रूप से मेघालय के गारो हिल्स के आसपास वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ये लोग अरुणाचल प्रदेश में भी रहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से ये लोग चांगलांग जिलों में निवास करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। इस मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के 2 मिशनों को शामिल किया गया है। NHM न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना करता है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन को शामिल किया गया है। इसके तहत न्याय संगत, सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की तक सार्वभौमिक मतलब सभी की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसमें इसका टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य क्या है इस मिशन का? मातृ मृत्यु दर को घटाकर 1/1000 जीवित जन्म करना। यानी कि जो बच्चे को जन्म देने के दौरान माता की मृत्यु हो जाती है, तो वर्तमान में 1000 बच्चों को जन्म देते समय 1 से अधिक माताओं की मृत्यु हो रही है। तो इसका लक्ष्य ये है कि कम से कम इतना कर दिया जाए कि 1000 बच्चों को जन्म देने के दौरान कम से कम एक ही माता की मृत्यु हो, यानी कि अभी 1 से ज़्यादा की हो रही है। शिशु मृत्यु दर को घटाकर 25/1000 जीवित जन्म करना, और 1000 बच्चों के जन्म के दौरान 25 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो मर जाते हैं, और टारगेट ये रखा गया है कि कम से कम 25 पे लाया जाए उसे। कुल प्रजनन दर को 2.1 तक कम किया जाए। 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम करना। ठीक है, संचारी गैर संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना। ठीक है, और क्या करना है? कुछ स्वास्थ्य देखभाल व्यय पर घरेलू खर्च को कम करना। क्षय रोग से होने वाली वार्षिक मृत्यु दर को आधे से कम करना। कुष्ठ रोग की व्यापकता को 1/10,000 तक कम करना। मलेरिया की वार्षिक व्यापकता को 1/1000 तक कम करना। माइक्रोफाइलेरिया के प्रसार को सभी जिलों में 1% से कम करना आदि। यानी कि ये जो मिशन है इसके बहुत बहुआयामी लक्ष्य हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का क्या है कि 1/1000 जीवित जन्म मातृ मृत्यु दर को 1/1000 जीवित जन्म करना, शिशु मृत्यु दर को 25/1000 करना, कुल प्रजनन दर 2.1 करना, 15 से 49 वर्ष आयु की महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम करना, संचारी गैर संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु और रुग्णता मतलब बीमारी को कम करना, कुल स्वास्थ्य देखभाल व्यय पर घरेलू खर्च को कम करना, क्षय रोगों से होने वाली वार्षिक मृत्यु दर और
को आधे से कम करना, कुष्ठ रोग की व्यापकता को 1/10,000 से कम करना, मलेरिया की वार्षिक व्यापकता को 1/1000 से कम करना और माइक्रोफाइलेरिया के प्रसार को सभी जिलों में 1% से कम करना। प्रश्न में दे देगा कि निम्न में से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कौन से उद्देश्य नहीं है या कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो लटके रह जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लें। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK। NCSK का गठन 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार एक वैधानिक निकाय के रूप में 3 वर्ष के लिए किया गया था। ठीक है, क्या देखो, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK, इसका गठन 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार एक वैधानिक निकाय के रूप में 3 वर्ष के लिए किया गया था। लेकिन कालांतर में इस अधिनियम की वैधता को 2000 तक, तत्पश्चात 2004 तक बढ़ाया गया। हालांकि 2004 से यह अधिनियम प्रभावी नहीं है। यानी कि पहले 1993 में बनाया गया था अधिनियम और कहा गया था 3 साल के लिए ये प्रभावी रहेगा, एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। लेकिन इसकी क्या कहते हैं ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए 2002 तक इसे बढ़ाया गया, फिर बाद में इसको 2004 तक विस्तारित कर दिया गया, लेकिन 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया, इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। यानी कि ये जो संस्थान है NCSK 2004 के बाद NCSK का कार्यकाल एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में बढ़ाया जा रहा है। मतलब अब ये सांविधिक निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय नहीं है। वर्तमान आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक है, किंतु अब इसे 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे फिर 3 वर्षों के लिए यानी कि बढ़ा दिया गया है 25 तक, 2025 तक बढ़ा दिया गया। अब हम इसी के साथ ख़त्म हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमारा जनवरी 2022 का सामाजिक परिदृश्य, जो सामाजिक मुद्दे जितने थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।